गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं गिरिराज कुमार प्रजापति, आपका हिंदी टीचर। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिय बच्चों हिंदी में 22 चैप्टर यानी 22 समास। तो आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, समास। बहुत ही विशेष ध्यान से आपको इस चैप्टर को समझना है बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको संधियाँ पढ़ाई थी, तो संधियाँ अपनी बात को पिछले चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ध्यान से समझेंगे, बहुत विशेष ध्यान से। विशेष ध्यान का मतलब है आपको बहुत मायूटली समझना है। संधि मैंने आपको बताया था बच्चों, और आज बताऊँगा आपको समास। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि दो अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वहाँ तो बात हो रही थी अक्षर के, शब्द को, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो वर्ण का, खा और गा, ये वर्ण हैं और ये अक्षर भी हैं। आज बात है बच्चों शब्द की। आज का टॉपिक क्या है? समास। तो आज हम बात करेंगे शब्द की। तो जब दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि संधियां जब हम लोग करते हैं तो उसमें दो अक्षरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। अक्षर को क्या कहते हैं? वर्ण भी कहते हैं। और समास जो है, समास में क्या होता है? समास में दो शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, किस तरीके से विकार उत्पन्न होगा, समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे डिटेल में बताऊंगा भी। तो आप वीडियो को समझिए मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले क्या है, ये तो परिभाषा रही। आपकी बुक में परिभाषा क्या दी हुई है वो मैं बताता हूँ आपको। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जो मैंने बताई और जो आपकी बुक में दी हुई है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक लेते हैं अब, समास के भेद। समास के भेद बच्चों कितने हैं? मेन रूप से आपके बुक में 4 दिए हैं। वैसे 6 होते हैं, लेकिन आपकी बुक में 4 दिए हैं, और 4 दिए हैं, और तत्पुरुष समास के भी 2 भेद हैं। तो टोटल 6 हो गए। ठीक है, कैसे हो गए वो समझते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद कर दिए हैं आपके 7th क्लास में, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अदर बुक्स हैं जो बड़े क्लासों में जाओगे आप, तो ये तत्पुरुष समास के भेद नहीं है, ये परमानेंट एक समास कर दिया गया है आगे क्लासों में, लेकिन अभी आप इतना ही पढ़िए। 3rd नंबर पे है द्वंद्व समास, 4th नंबर पे है बहुव्रीहि समास। तो ये तो 4 तो टाइप हो गए, और 4 में भी तत्पुरुष समास के 2 भेद अलग हैं, कर्मधारय है और द्विगु है। मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर की है। ठीक है, अब सबसे पहला देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की डेफिनेशन है, जिस समास में पहला पद क्या होना चाहिए? मुख्य होना चाहिए और अव्यय होना चाहिए। पहला पद क्या है? मुख्य होना चाहिए और अव्यय होना चाहिए। अब बात आती है मुख्य का मतलब है, हम जो समास विग्रह करेंगे तो जहाँ पर बात का वजन ज़्यादा होगा, ढाल ज़्यादा होगा, वो चीज़ मुख्य है। और गौड़ मतलब जिसमें भाव कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे समस्त पद, ये जो हमारा शब्द है बेखटके, ये समस्त पद है बच्चों। क्या है? समस्त पद। अब हम करेंगे इसका, क्या करेंगे? समास विग्रह। वे खटके, तो वे खटके का मतलब क्या होता है? बिना खटके। वे खटके का मतलब क्या होता है? बिना खटके। और पेट, भर पेट, तो भर पेट का मतलब क्या होगा? बोलो, भर पेट का मतलब क्या होगा? पेट भरकर, पेट भरकर। सही है। और प्रतिदिन का मतलब होगा हर दिन। अंतर ज्यादा नहीं है। ये मैंने इधर तो समस्त पद हैं और इधर मैंने इसका समास विग्रह कर दिया, बेखटके। बेखटके का मतलब क्या हुआ? बिना खटके। तो यहाँ पर अव्यय क्या है? पहला पद जो है ये वे, जी अव्यय है। यहाँ पर भर क्या है? अव्यय है। यहाँ पर क्या है? प्रति अव्यय है। ठीक है, तो वे खटके, बिना खटके, पेट भरकर और हर दिन। बिना खटके, पेट भरकर, और क्या हो गया? हर दिन। ये 3 हो गए। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों, अव्यय शब्द कौन से हैं। यहां पर आइए बात, कि जिस समास में पहला पद मुख्य होता है और पहला पद ही क्या होगा? अव्यय होगा। तो जो मुख्य भी है और क्या है?
पहला पद मुख्य है या प्रधान है? बुक में प्रधान दिया है, मुख्य दिया, एक ही चीज है। पहला पद प्रधान है और पहला पद क्या होगा? अव्यय। तो अव्यय शब्द कौन से होते हैं ये समझते हैं आइए, ठीक है। अव्यय शब्द, अब जैसे अव्यय शब्द वे होते हैं बच्चों जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर नहीं बदले जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अव्यय शब्द वे कहलाते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर नहीं बदले जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक, तभी समझ में आएगा आपको। जैसे यहाँ पर प्रति है, प्रति जो क्या है? अव्यय शब्द है। तो प्रति ना तो लिंग के हिसाब से बदला जाएगा, ना तो प्रति औरत हो सकती है, ना आदमी हो सकता है, ना इसका वचन चेंज होगा, ना इसका कारक चेंज होगा और ना इसका काल चेंज होगा। तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर नहीं बदले जाते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और लेता हूँ, प्रति हटा दिया मैंने, प्रति तो आपको मैंने अव्यय रख के दिखा दिया। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, जैसे राजा है। राजा हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है, संज्ञा है, ठीक है, क्या है? संज्ञा। अब राजा को लिंग चेंज करिए तो राजा का रानी हो गया, हो रहा है। वचन राजा है तो यहाँ राजाओं, राजाओं। इसका मतलब ये है कि राजा शब्द को हम लिंग के हिसाब से भी चेंज कर रहे हैं, वचन के हिसाब से भी चेंज कर रहे हैं। राजा को कारक भी लग गया यहाँ पर, राजा, और एक मिनट, राजा को यहाँ पर क्या हो गया? कारक भी चेंज हो गया। काल, एक राजा था या एक राजा आएगा, ठीक है, एक राजा था, एक राजा और था। तो आप इस आधार पर कह सकते हो कि अव्यय शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर नहीं बदले जाते हैं। कहाँ बदले? देखो, संज्ञा शब्द मैंने रखा राजा, तुरंत चेंज हो गया। अब मैंने यहाँ पर वे रख दिया, वे रखो यहाँ पर, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसका। तो समझिए, आई होप, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अव्यय शब्द बहुत अच्छे, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि अव्यय शब्द होते क्या हैं। अव्यय शब्द को मैंने ढूंढ के निकाला बुक से, बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन है ये, कि लिंग, वचन, कारक और काल, कहीं कहीं 2 दिए हैं, कहीं 3 दिए हैं, कहीं 4 दिए। दिस इज नॉट माई ईगो बट यू कैन से इट्स माई एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं ये बात अहंकार नहीं बोल रहा हूँ, एज ए टीचर होने के नाते मैंने कई बुक्स का कलेक्शन देखा है। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर नहीं बदले जाते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि अब अव्यय शब्द समझने में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये रहा आपका अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब क्या है? मुख्य, यानी जिस तरफ बाकी का वजन ज्यादा होगा, जिस पद में वो पद प्रधान होगा। तो ऐसे मतलब जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है या मुख्य होता है वहां पर तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे बच्चों, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। इन कारक चिन्हों में भी समास होते हैं। कौन से समास होते हैं? तत्पुरुष, ठीक है। तो पहले वाले में नहीं होता है कर्ता, कर्ता कारक में नहीं होता है तत्पुरुष समास। और सबसे नीचे क्या होता है? संबोधन। अधिकरण तक लिखा है मैंने संबोधन, तो संबोधन का विभक्ति चिन्ह प्रसर्ग क्या है? हे और अरे, उसमें नहीं होता। याद रखिए 8 होते हैं कारक चिन्ह, तो 8 में पहले वाले में नहीं होता है और सबसे लास्ट वाले में नहीं होता है। बाकी इन सब में तत्पुरुष समास है। और कैसे है तत्पुरुष समास उस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, तो विभक्ति चिन्ह देखते हैं। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर इसकी विभक्ति चिन्ह या परसर्ग क्या आया? कर्म को। तो हम जब विग्रह करते समय ये तो जो है समस्त पद है, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, एक ही तरीके लिखूंगा, देखो ध्यान से, समस्त पद, और ये है समास विग्रह। तो समस्त पद तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, समास विग्रह में करके आपको दिखाई दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आपको एक बार लिख दे रहा हूँ मैं। समस्त पद हैं बच्चों ये वाले, और इधर के जो है समास विग्रह हैं। ठीक, अब मुझे लगता है कि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा आपका। समास विग्रह है। अब यहाँ पर देखो कर्म तत्पुरुष समास, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। तो यहाँ पर शब्द दिया है शरणागत, तो इसका विग्रह करेंगे शरण को आगत, शरण को आगत।
आगत मतलब आने वाला, शरण में आने वाला, किसी राजा की शरण में आने वाला हो गया शरणागत, यानी शरण को आगत। ठीक, सही है। अगला है यश प्राप्त। तो इसमें भी काय, अब यहाँ पर देखो समास विग्रह करते समय हमें इसका लोप करना होता है, तभी ये जब ये हटा देंगे तो हो जाएगा शरणागत। और आपने पढ़ा होगा, संधियां पढ़ी हैं आपने, इसलिए पिछला चैप्टर संधियों का था। तो आ की मात्रा कहाँ पे आ जाएगी? अड़ा पे। जब अड़ा पे आ जाएगी तो हो जाएगा शब्द शरण, याद करिए संधि वाला, शरणागत। ठीक है, ऐसे ही यश प्राप्त, तो इसका विग्रह होगा बच्चों यश को प्राप्त। उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, यश को प्राप्त। बहुत विशेष ध्यान से समझें आप, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ये विग्रह कर रहा हूं मैं इधर के। ठीक है, ये समस्त पद हैं, ये विग्रह हैं। पहला पद, पहला हो गया कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा है करण, कर्ता ने कर्म को करण से, इसका विभक्ति या परसर्ग क्या है? से। यहां मैं ऐसे कर दे रहा हूं आपको समझने के लिए, से। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं रोग मुक्त। तो रोग मुक्त का यहां पर समास विग्रह होगा रोग से मुक्त। क्या होगा बच्चों? रोग से मुक्त। इज दैट क्लियर? आई होप यू ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड बेटर फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, उदाहरण है दूसरा भयाकुल। तो यहां पर लिखेंगे भय। भय मतलब डर, भय से आकुल, भय से आकुल, यानी डर से भयभीत हो गया है। ठीक है, भय से क्या हो गया? आकुल मतलब परेशान हो गया है डर की वजह से। तो भयाकुल का समास विग्रह हो गया बच्चों भय से आकुल। याद रखना, करण तत्पुरुष समास में इसका विभक्ति चिन्ह या परसर्ग होता है से। प्यारे बच्चों, रोग मुक्त का हो गया रोग से मुक्त, और दूसरा है भयाकुल यानी भय से आकुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनी कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन, मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान क्या है? के लिए, संप्रदान के लिए, को या के लिए, सही है, ये होता है। अब रसोई घर है, तो यहां पर आप लिखोगे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। प्यारे बच्चों, आ रहा है समझ में? रसोई के लिए घर, तो के लिए लोप जब कर दोगे तो हो जाएगा रसोई घर। ठीक है, सत्याग्रह। तो सत्य की, जी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो सत्याग्रह आंदोलन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह। सत्य मतलब सच्चाई, और आग्रह मतलब किसी के सामने अपनी सच्चाई का आग्रह करने के लिए, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। तो यहां पर सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है बच्चों, हो गया सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो अब जब ये के लिए यहां से जब लोप कर दोगे तो शब्द बन जाएगा सत्याग्रह। ठीक है, ये हो गया आपका संप्रदान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष का क्या होता है? से। इसका विभक्ति चिन्ह या परसर्ग क्या होता है बच्चों? से, अपादान से। जैसे वहां आपने जब पढ़े होंगे, मैंने जब कारक पढ़ाए थे आपको, तो अपादान से यानी अलग होने के अर्थ में आता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या हो गया? पेड़ से पत्ते अलग हो गए, कुछ अलग होने का भाव है। तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ा था हमने? कारक चिन्ह। लेकिन यहाँ समास के आधार पर पढ़ रहे हैं कारक। ठीक है, तो समास के आधार पर कैसे होगा इसका समास विग्रह, वो देखते हैं। अपादान से तो नेत्रहीन, तो यहाँ पर हो जाएगा नेत्र से हीन। क्या हो जाएगा बच्चों? नेत्र से हीन, यानी जिसकी आंखें ना हो वो नेत्र से हीन है, नेत्रहीन है। ठीक है, जन्मांध, जन्म से अंधा। जो व्यक्ति या जो बच्चा जन्म से अंधा होता है उसे कहते हैं जन्मांध, जन्म से अंधा। ठीक है, क्या हो गया? जन्मांध। अब है संबंध। संबंध मैंने जब कारक पढ़ाए थे आपको, तो संबंध काकी, के, रारी, रे, नानी, ने, ये होते हैं। तो संबंध यहाँ पर क्या हो गया? का लगा लो। वैसे तो का, की, के, रारी, रे, ने सब में ही होगा, लेकिन यहाँ फिलहाल मैंने एक का उदाहरण दे दिया आपको। संबंध में का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग क्या होता है? का। तो सेना का पति, सेनापति, तो यहाँ पर हो जाएगा सेना का पति, सेना का पति। ठीक है, मृत्यु दंड, तो यहाँ पर हो जाएगा मृत्यु का दंड, मृत्यु का
दंड, ठीक है, मृत्यु दंड यानी मृत्यु का दंड, सही है। अधिकरण, अधिकरण का होता है में, अधिकरण का क्या होता है, कारक चिन्ह विभक्ति वो परसर्ग में, तो धर्मवीर हो जाएगा यहाँ पर धर्म में वीर, धर्म में और वीर, यहाँ वह आएगा, वह नहीं, वीर। और आनंद मग्न, तो आनंद में क्या हो जाएगा बच्चों, आनंद में मग्न, सही है, आनंद में मग्न। एक बार रीचेक कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। कर्म तत्पुरुष कर्म को, तो शरणागत शरण को आगत, यश प्राप्त यश को प्राप्त, ये सही है। दूसरा है करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, रोग मुक्त और भयाकुल, रोग से मुक्त और भय से आकुल, ठीक। दूसरा है तीसरा है संप्रदान, तो संप्रदान के लिए रसोई घर, रसोई के लिए घर, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, यहाँ तक क्लियर है। अपादान से इसका विभक्ति चिन्ह परसर्ग होता है, और इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल रखे हुए हैं, नेत्रहीन और जन्मांध। नेत्र से हीन, नेत्र से हीन यानी आंखों से अंधा, और जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, ठीक है। अगला है संबंध, काकी के रारी रे नानी ने, तो यहाँ पर हमने का एग्जाम्पल ले लिया, सेनापति तो सेना का पति, और मृत्यु दंड यानी मृत्यु का दंड, ठीक। अधिकरण में और पर होता है, लेकिन मैंने यहाँ में का लिया हुआ है, तो धर्मवीर, तो धर्म में वीर और आनंद में मग्न। ये आपका तत्पुरुष समास किसके आधार पर पूरा हुआ, जो कारक चिन्ह थे। अब यहाँ पर तत्पुरुष समास के बच्चों 2 भेद हैं यहाँ पर, नंबर 1 कर्मधारय समास है और नंबर 2 है द्विगु समास। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देखिए इस साइड में आकर के, पीछे लिए चलता हूँ आपको, जब मैंने भेद समझाया अभी थोड़ी देर पहले आपको, तो बताया था कि तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, एक कर्मधारय है और एक है द्विगु। परिभाषा समझते हैं बच्चों इसकी। वैसे तो क्या है, कर्मधारय समास की परिभाषा है कि जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास है। परिभाषा को फिर समझिए एक बार, जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, एक तो जो है विशेषण और विशेष के आधार पर है, एक है उपमेय और उपमान के आधार पर। विशेषण क्या होता है, जैसे विशेषण शब्द वह होता है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। कि राम मोटा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है, मोटा, तो मोटा विशेषण हो गया। ऐसे ही आकाश नीला है, ठीक है, तो आकाश की विशेषता कौन बता रहा है, नीला, तो नीला क्या हो गया, विशेषण हो गया। विशेष से बच्चों संज्ञा को ही कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। विशेष से, विशेष इक्वल टू संज्ञा। अंग्रेजी हिंदी मिक्स समझिए, आप तो इंग्लिश के स्टूडेंट हो, कुछ दिक्कत नहीं होगी समझने में आपको। तो विशेष का मतलब संज्ञा होता है, जहाँ विशेष शब्द आएगा वहाँ पर आप समझिए कि ये संज्ञा है, ठीक। आगे देखते हैं, तो आपको अंतर समझ में आ गया कि विशेषण और विशेष से, ठीक। एक जगह पर कर्मधारय समास में एक जगह तो बात होगी विशेषण और विशेष की, एक जगह बात होगी उपमेय और उपमान की। तो उपमेय, जिस शब्द की उपमा की जाती है वो उपमेय है, जिस शब्द की और जिस शब्द से, मेरे शब्दों पे अंतर समझना, जिस शब्द की तुलना की जाती है वो उपमान। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है यहाँ पर, उपमेय कौन सा है, ये कर्मधारय। 1 मिनट, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय और जिस शब्द से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। तो समझ में आ गया। एक तो कर्मधारय समास 2 प्रकार का है, मतलब एक तो इसमें विशेषण और विशेष की बात आएगी, एक जगह आएगी उपमेय और उपमान की। दोनों का एक एक एग्जाम्पल है। जैसे नील कमल है, तो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जिस समास में अगर समास विग्रह करते समय है जो और के समान अगर शब्द आएंगे तो वहाँ पर डेफिनेटली 100%, ठीक है, विवाद एक आध एक्सेप्शन तो होता ही है हर जगह, लेकिन 110% क्या आएगा, है जो और के समान में कर्मधारय समास ही होगा, ठीक। आगे है नीला है जो कमल, तो है जो आ गया, इसका मतलब यहाँ पर नीला है जो कमल, तो नीला क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष यानी संज्ञा, ठीक। आगे देखते हैं चंद्रमुख, तो चंद्रमा के समान मुख,
चंद्रमा के समान मुख। अब यहां कोई बच्चा बताए, आप गैस करिए थोड़ा, चंद्रमुख है तो चंद्रमा के समान, तो यहां पर जो के समान वर्ड दिया है वो यहां पर आ गया के समान। ऊपर आया है जो नीला है जो कमल, तो वहां विशेषण और विशेष से हो रहा है, यहां उपमेय और उपमान हो रहा है। आप बताइए कि चंद्रमा के समान मुख, तो उपमेय क्या है यहां पर और उपमान क्या है? मुख जो है वो उपमेय है, क्योंकि हम किसकी तुलना कर रहे हैं? मुंह की तो कर रहे हैं, मुख। अब किस से कर रहे हैं? चंद्रमा से, ठीक है। तो चंद्रमा हो गया यहां पर उपमान। विशेष ध्यान से समझें इस चीज के लिए, ये पकड़ है आपकी, ठीक है। चंद्रमा के समान मुख, तुलना किसकी कर रहे हैं हम लोग? अपने मुंह की। किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं तुलना? चंद्रमा से। ऊपर चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख यानी चंद्रमुख। तो यहाँ पर उपमेय हो गया मुख और उपमान हो गया चंद्रमा, यानी जिस शब्द की तुलना की जाए वो उपमेय, और जिस शब्द से तुलना की जाती है, जिस शब्द से वो उपमान होता है, और जिस शब्द की तुलना की जाती है वो उपमेय। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका कर्मधारय। द्विगु समास, द्विगु समास बहुत सिंपल है, जहां पर पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास है, ठीक। संख्यावाची पद कभी कभी क्या होता है, आगे क्लासों में आप पढ़ोगे, तो संख्यावाची पद कभी कभी दूसरा पद भी होता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर पहला पद ही होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है सप्ताह, तो यहाँ पर सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का, और क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर समूह, ये सप्ताह हो गया। अगला है चारपाई, तो 4 पैरों का समाहार। समाहार घबराने की जरूरत नहीं है, समाहार भी एक ग्रुप है, ठीक है, समूह है। समाहार लिख दिया चाहे समूह लिख दो, एक ही बात है। 4 पैरों का समाहार, तो यहाँ पर 4 संख्यावाचक शब्द है और 7 संख्यावाचक शब्द है, माफ कीजिए, 7 दिनों का समूह और 4 ये भी संख्यावाचक है। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करूंगा, उसके बाद मैं आपको बचे हुए 2 समास और समझाने की कोशिश करता हूँ, अभी द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो अभी 1 मिलते हैं। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, बचे हुए 2 समास के लिए हम वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं अपना। द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास 2 ही बच्चे हैं, ये तो पढ़ा चुका हूँ बच्चों। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, ये पढ़ा दिए मैंने आपको। अब आगे देखते हैं द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, इनमें क्या क्या अंतर है वो देखते हैं। द्वंद्व समास बच्चों वो होता है, बहुत सिंपल है द्वंद्व समास पहचानना, जहां पर दोनों पद, जिस समस्त पद में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां पर द्वंद्व समास है। प्रधान का मतलब है दोनों पद कैसे होंगे? मुख्य होंगे। पहला पद भी पूरी भूमिका निभाएगा और दूसरा, मुख्य का मतलब क्या है, प्रधान का मतलब क्या है कि ऐसा पद जो पूरी भूमिका निभाता है वाक्य में। तो पहला पद भी है पूरी भूमिका निभाएगा और दूसरा पद भी मुख्य भूमिका निभाएगा। समास में क्या होता है, जैसे कुछ समासों में मैंने आपको बताया था पहला पद मुख्य होता है और दूसरा गौड़ होता है, जैसे तत्पुरुष समास में बताया मैंने, ठीक है। तत्पुरुष में नहीं बताया था, चलो ये छोड़ो अभी, ठीक है। आगे देखते हैं। मैं यहां पर देखिए, गौड़ का मतलब क्या है? गौड़ का मतलब है जो मुख्य नहीं है, जिसका नगण्य है, ये मतलब है गौड़ का, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं जैसे ऊंचा और नीचा, तो ऊंचा नीचा इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा बच्चों ऊंचा और नीचा, ठीक है, ऊंचा और नीचा। रात दिन, तो रात और दिन, यहाँ किसी को कम नहीं आ सकते हो आप, दोनों चीजें बराबर हैं, रात भी और दिन भी। रात नहीं होगा, रात नहीं होगी तो दिन नहीं होगा, दिन नहीं होगा तो रात भी नहीं होगी, इसलिए दोनों पद यहाँ पर प्रधान हैं, नर और नारी। तो नर और नारी, एक जगह मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, वो मैं चेक कर ले रहा हूँ आपके यहाँ पर, 1 सेकंड बच्चे रुके रहना।
हाँ, तो तत्पुरुष समास की ही बात थी, मुझे कन्फ्यूजन हो गया, मैं चेक कर लिया। तो तत्पुरुष समास में जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास है। तो दूसरा पद प्रधान है, इसका मतलब पहला पद क्या है? गौड़ है, यानी जिसकी संभावना मुख्य के बतौर कम है थोड़ी सी। तो जहाँ पर जिसकी भूमिका दूसरे पद के मुकाबले कम हो, ठीक है, या पहले पद के मुकाबले कम हो, तो वो पहला हो चाहे दूसरा हो, गौड़ होता है। अब आया समझ में? ठीक, कोई कन्फ्यूजन मत रखना। ये हो गया पूरा आपका ऊंचा नीचा। तो ऊंचा और नीचा, रात और दिन, नर और नारी, नर नारी, नर और नारी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और इनका लोप कर देंगे तो इधर समस्त पद बन जाएगा। और जब हम इस समास विग्रह करेंगे तो और जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचा और नीचा दोनों पद प्रधान हैं, ठीक। यहाँ पर देखते हैं बहुब्रीहि समास में आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बहुब्रीहि समास वो होता है जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। आप आगे क्लासों में पढ़ोगे तो वहाँ पर बुक्स में लिखा है कि दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं, आपको अभी इतना याद रखना है, ये जो है बड़े क्लासों में है, जहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं होता है, जहाँ तीसरा पद कोई या तीसरी संज्ञा प्रधान होती है वहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है, और जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है। आप कन्फ्यूजन नहीं है, आपको पहला याद रखना है कि जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। और यही आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है, मैं एक बार पढ़ के चेक करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समस्त पद अपने पदों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का बोध करवाते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब है कि जहाँ पर ना तो पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, कोई तीसरी संज्ञा की ओर इंगित करेगा, वो चीज़ प्रधान होगी। कैसे प्रधान होगी? मैं अभी आपको संज्ञा मतलब यहाँ पर विग्रह करके दिखाई दे रहा हूँ। जो समस्त पद लिखे हैं इनका विग्रह करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ प्रधान क्या होती है? संज्ञा प्रधान होती है। कैसे होती है वो समझते हैं एक बार। जैसे दशानन है तो यहाँ पर लिखो 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके। आनन का मतलब होता है बच्चों सिर, हेड, सही है। तो 10 हैं आनन जिसके अर्थात क्या हो गया? रावण। रावण के तो 10 सिर थे बच्चों, अर्थात रावण। तो ना तो यहाँ पर 10 मुख्य है ना आनन मुख्य है, कोई चीज़ मुख्य नहीं है। और वैसे देखी जाए तो दोनों चीज़ें मुख्य हैं। आनन मतलब सिर, सिर भी मुख्य है, और 10 संख्यावाची ये भी मुख्य है। तो आपको भी इस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। दोनों पद प्रधान हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा? तीसरा पद भी प्रधान होगा। कैसे? 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। रावण क्या हो गई बच्चों? नाम है किसी का तो संज्ञा हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है? ये प्रधान है यहाँ पर। अब आ गया समझ में? दूसरा है लंबोदर। तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, और जिसका उदर कहते हैं बच्चों पेट के लिए। लंबे से मतलब यहाँ बड़ा से है आगे। जैसे गणेश भगवान होते हैं तो उनका पेट कैसा होता है? बड़ा, ठीक है। तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान। अब आप समझे? तो यहाँ पर लंबा और उदर दोनों चीजें क्या है? एक विशेषण है और एक संज्ञा है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूजन उत्पन्न मत करना, मैंने दोनों चीजें आपको समझा दी हैं। आपकी बुक में क्या है? दोनों पद प्रधान है, तो दोनों पद प्रधान के हिसाब से भी जो तीसरी संज्ञा है वो भी प्रधान हो रही है। रावण भी प्रधान है और गणेश भी क्या है? मुख्य है। अगर हम इस दूसरे आधार पर देखें, दोनों पद प्रधान नहीं है तो ना तो 10 प्रधान है ना आनन प्रधान है। प्रधान है कौन सी चीज? मतलब इंगित किससे किया जा रहा है? किसी तीसरी चीज के लिए, और तीसरी संज्ञा क्या है? वो रावण है। तो रावण प्रधान हो गया। यहाँ पर लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, ठीक है, अर्थात गणेश भगवान। तो कौन प्रधान हो गया यहाँ पर? गणेश जी। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर जो है आपका समास वाला बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।